कैसे हो स्टूडेंट्स? तो अभी देखा होगा कि एक कंडेंसर जो फैन में लगता है उसके टर्मिनल्स को जब मैंने टच कराया आपस में तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे कंडेंसर ये बेसिकली पानी वाले मोटर में लगता है, उस कंडेंसर के जब टर्मिनल्स को दोनों वायर्स को मैंने आपस में टच कराया तो क्या हुआ? इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस हुआ। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर, ये कंडेंसर पहले से मैंने चार्ज कर रखा था, उस वाले कंडेंसर को मैंने चार्ज नहीं किया था। ठीक है, तो बेसिकली जो स्पार्क के पीछे का कारण है वो है चार्ज। इस कंडेंसर में, इस कैपेसिटर में चार्ज स्टोर था। तो 12th में फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक चार्ज कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। हम डेली लाइफ में देखें तो जब हम छोटी उम्र के थे तो एक खेल करते थे कि ये पेन है, यहाँ मैंने टेबल पे कुछ कागज के बारीक टुकड़े रख रखे हैं, अगर मैं बिना कुछ के इस पेन को इन पेपर के टुकड़ों के ऊपर, इन कागज के टुकड़े के ऊपर लेके जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं मेरे बालों में इसको रब करूँ ऐसे, और अब मैं इन पेपर के टुकड़ों के पास लेकर जाऊं तो रिजल्ट ये रहा। इस पेन ने इन कागज के छोटे टुकड़ों को अपने सरफेस पे चिपका लिया, अट्रैक्ट कर लिया। ठीक, तो इनका भी कारण क्या है? इसके भी पीछे का रीजन है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फिजिक्स जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। डिपेंड करता है कि हम इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं। यहाँ सही तरीके से मेरा मतलब है अप्रोच से। फिजिक्स चूंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमारे चारों तरफ फिजिक्स ही फिजिक्स है ना। अभी मैं बल्ब को बंद कर दूं, ऑफ कर दूं, स्विच ऑफ कर दूं तो अंधेरा हो जाएगा, इस वीडियो में कुछ भी नहीं विजिबल होगा। लेकिन जैसे ही मैंने बल्ब को ऑन किया, लाइट का प्रेजेंस हुआ इस रूम में, मैं विजिबल हो गया। बल्ब से जो लाइट मेरे पे आ रही है वो जो रिफ्लेक्ट बैक होके कैमरे तक जा रही है, उन्हीं के कारण वीडियो में इमेजेस कैप्चर हो रहे हैं, आसपास की चीजें विजिबल हो रही है ना। तो फिजिक्स इज एवरीवेयर। जरूरत है कि हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके, सही अप्रोच से समझने के बाद, क्योंकि एग्जाम्स में लिखना होता है, मार्क्स तो लिखने पे मिलेंगे, तो जरूरी है कि हम उनसे जुड़े हुए जरूरी इंफॉर्मेशन को याद करें, रटें और सही से लिख सकें। इसलिए जरूरी है कि हम लिखने की भी प्रैक्टिस करें। मीन्स हम अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, समय समय पे उनको रिवाइज करते रहें और लिखकर प्रैक्टिस करते रहें। और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि मिलिट्री भी जो है वो वॉर ड्रिल करती है, एयरफोर्स भी वॉर ड्रिल करती है, वो लड़ाई जैसा माहौल बना देती है। फायर ब्रिगेड वाले स्कूल्स में, कॉलेजेस में अलग अलग जगहों पे कैंप लगाकर फायर ड्रिल कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि जब वास्तविक में वैसी सिचुएशंस क्रिएट हों तो हमारा ब्रेन, हम लोग वैसा ही रिएक्ट करें जैसा वहां जरूरत है। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है कि हम फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को भी चेक करें। आजकल कई पब्लिकेशंस, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन का है, ओसवाल का है, इनके सैंपल पेपर्स भी आते हैं। तो PYQs को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कहीं कोई हमारी तैयारी में गैप तो नहीं है। एंड जब हम सैंपल पेपर से पढ़ाई करते हैं, सैंपल पेपर्स को चेक करते हैं, तो हम वो वॉर ड्रिल वाली चीज पे आ जाते हैं, है ना, एकदम लाइव डेमो पे आ जाते हैं कि अगर यही पूछा गया होता तो इसका जवाब मेरी ओर से क्या होता और वो कितना सही है। ठीक, तो जब इस तरीके से हम एक फ्लो बनाकर, एक डिसिप्लिन वे में हम पूरे साल भर तैयारी करते हैं, तो जाके हम अच्छे मार्क्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब है कि साल भर डिसिप्लिन वे में पढ़ने की जरूरत इसलिए भी है बिकॉज ऐसी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम्स में जिसके लिए स्टूडेंट कभी प्रिपेयर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज जो CBSE 12th का पेपर हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक वन ऑफ सेट में मैंने ध्यान दिया कि डेल S ड्रॉ करो, है ना। डेल S ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है जब हम 12th के पहले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो जब हम बड़े एरिया में
एक छोटे एरिया को डिफाइन करते हैं और वहां पे फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो वहां डेल एस के कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। हमको वहां नॉर्मल वेक्टर डालने की जरूरत पड़ती है ताकि एरिया को हम एरिया वेक्टर बना सके, बिकॉज एरिया जो है स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, तो बुक्स में तो हम सिंपली फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं, बट अगर बेहतर होता अगर हमारे पास एक 3D स्ट्रक्चर भी हो जाए, उसके लिए एक डेमो के लिए चीज हो जाए अपने पास। तो मैंने एक बॉल के ऊपर ये डिजाइन ड्रॉ करके रखी हुई है, ये पूरा एक एस हो गया सरफेस एरिया। अब इसको मैंने छोटे छोटे एरियाज में तोड़ दिया, तो इन छोटे एरियाज को हम कह सकते हैं कि ये डेल एस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डेल एस एलिमेंटल एरिया है, इस पूरे बड़े एरिया का बहुत छोटा सा पार्ट। ठीक, इसी चीज के लिए एक और डेमो के लिए मैंने एक चीज संभाल कर रखी हुई है, ये शायद किसी खिलौने का था, है ना। तो इसमें ये बड़े बड़े जो रेक्टेंगल शेप दिख रहे हैं वो थोड़े बड़े एरिया हैं, लेकिन इस पूरे एरिया में जब ये ऊपर वाले पोर्शन पे हम ध्यान देंगे तो ये बड़े छोटे 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 टुकड़ों में बांटा हुआ है जाली की मदद से। तो उन छोटे छोटे एरियाज को हम लोग डेल एस बोल सकते हैं। ठीक, तो जब हम हाथ में लेकर ऐसी चीजों को देखते हैं और फिर अपने टेक्स्ट बुक से कंसेप्ट को रिलेट करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि एक्चुअल में क्या है ये कंसेप्ट, आखिर डेल एस का काम क्या है, डेल एस होता क्या है, कैसा दिखेगा, है ना। तो जरूरी है कि फिजिक्स को कुछ इस तरीके से पढ़ने की जरूरत है ताकि हमारा इंटरेस्ट भी बना रहे। एक और गॉस लॉ से रिलेटेड चीज है, ये हॉलो सिलेंडर है ना। ऐसा ही एक कंसेप्ट हमको पढ़ना होता है गॉस लॉ के एप्लीकेशन में कि चार्ज्ड वायर के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कितना होगा। उसके लिए हम उस चार्ज वायर को एक हाइपोथेटिकल सिलेंडर में बंद कर लेते हैं, जिसको हम गॉसियन सरफेस डिफाइन करते हैं थ्योरी में। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस पर हमको वहां फिर जरूरत पड़ती है कि जो इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पे नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करने की, ताकि जब इस नॉर्मल वेक्टर से, नॉर्मल यूनिट वेक्टर से इस सरफेस एरिया को, जो कि चूंकि यहाँ सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर, इस सरफेस एरिया को जब हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सरफेस एरिया एज वेल एज ये वाला सरफेस एरिया पे, इधर का सर्कुलर एरिया पे, ये वेक्टर में कन्वर्ट होता है। तो जब हम 3 डायमेंशनली फिजिकली हम चीजों को देखकर समझना शुरू करते हैं तो हमें किताब के टेक्सचुअल बातें जो थ्योरेटिकली लिखी हुई हैं वो भी बहुत इजीली समझ में आती है, और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, सीबीएसई या बिहार बोर्ड या कोई भी अदर बोर्ड, हम उसको इजीली एक्सप्लेन करने के कैपेबल हो जाते हैं। ठीक है, अब जो ये कंडेंसर था, कैपेसिटर है ना, उसमें बुक्स में बहुत लेंथी थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि आखिर जब डाइलेक्ट्रिक को रख दिया जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है। तो वहाँ डायग्राम की मदद से समझाया जाता है, बहुत सारे वर्ड्स की मदद से समझाया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत बोरिंग होती है। तो उसके लिए इस तरह का एक डेमो पीस जो है सो मैंने बनाकर रख लिया। इसमें विजुअलाइज करने में आसानी होती है ना। इससे जुड़े एनिमेशंस वीडियोस भी अवेलेबल होंगे यूट्यूब गूगल पे। ठीक है, तब इसमें क्या है, सिंपली डाइलेक्ट्रिक है, बहुत सारे चार्जेस हैं, प्लस माइनस सारे हैं, है ना। जैसे ही हमने फील्ड में रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाती है, जिसके कारण पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो है वो इधर और इधर के सरफेसेस पे जमा होना शुरू हो जाते हैं और बाद में सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है। तो यही सिचुएशन थी जब मैंने इस कंडेंसर को, कैपेसिटर को चार्ज किया, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज। जब मैंने दोनों टर्मिनल को ज्वाइन कराया तो वो डिस्चार्ज होगा एक दूसरे से कोलैबोरेट करके, और जो एनर्जी थी वो लाइट हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। तो चट आवाज के साथ एक रोशनी हमको दिखाई देती है, जिसको हम इलेक्ट्रिक स्पार्क बोलते हैं। ठीक, तो इस तरह से जब हम विजुअलाइज करके चीजों को पढ़ते हैं तो नो डाउट फिजिक्स इंटरेस्टिंग होगा। कंडेंसर्स इतने छोटे भी होते हैं, इनके अंदर में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये सब चीजें जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो डिटेल में जानने का मौका मिलता है। और भी छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, जैसे चार्जिंग मेथड्स हैं, है ना, उनके लिए भी कुछ डेमो के लिए चीजें बना रखी हैं। तो चार्जिंग में बेसिकली होता है कि हम ये पढ़ते हैं कि किसी एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और किसी एक बॉडी जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो यही चीज किताबों में 8-10 लाइन्स में एक्सप्लेन की हुई होती है। उसकी जगह बेहतर है कि हम इस तरह से कुछ डेमो पीस बना लें, बच्चों को उसकी मदद से समझाएं तो जल्दी समझ में आएगा। तो जो बात समझाने में 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा,
वो 30 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड में पूरी हो जाती है, तो समय भी बचता है, चीज़ें आसानी से समझ में भी आती हैं, है ना। तो मैं फिर से वही अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि फिजिक्स बेसिकली प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है। हमें फिजिक्स को समझने के लिए अपनी नज़रें भी खुली रखने की ज़रूरत है कि हमारे चारों तरफ फिजिक्स कहाँ है। इवन सुबह जब हम उठते हैं तो नल खोलने से लेकर चाय बनाने तक वहाँ टॉर्क का कंसेप्ट है, फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कंसेप्ट है ना। हर जगह फिजिक्स यूज है। तो जब हम रियल लाइफ में इन्वॉल्व होकर अपनी पढ़ाई करते हैं तो फिजिक्स को बेहतर समझ पाएंगे और फिर एंड रिजल्ट क्वेश्चंस कुछ भी पूछे, कितना भी ट्विस्ट करके पूछे, हम उसको आंसर कर सकते हैं। तो मेरी संस्थान फिजिक्स पॉइंट में मेरा मेन मोटिव है स्टूडेंट्स को इसी तरह प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सब्जेक्ट के टॉपिक्स को लेकर क्लैरिटी प्रोवाइड करनी है। मेरे पीछे बुक्स का भी कुछ कलेक्शन देख रहे हैं, तो ये वैसे बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल है जो थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, जिनको आदत है शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ने की। कोई कंसेप्ट ऐसे भी होते हैं जो नॉर्मल जो 11-12 के लेवल की बुक्स हैं उनमें वो उतनी क्लैरिटी से नहीं दी जाती है, बट बच्चे चाहते हैं कि हम उनको जानें। तो वैसे बच्चों के लिए इंजीनियरिंग लेवल के भी कुछ बुक्स का कलेक्शन है, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आज सीबीएसई के पेपर में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट कैसे होती हैं। तो इसका जो जवाब है वो हम भी समझ सकते हैं कि 11-12 के लेवल की बुक से ज़्यादा बेहतर इंजीनियरिंग के माइक्रोवेव सब्जेक्ट के बुक में ज़्यादा अच्छी मिलेगी। तो मेरे पास वो बुक है। सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए सवाल थे, तो स्वाभाविक है कि वो इंजीनियरिंग के जो इलेक्ट्रॉनिक्स की किताब होंगी उनमें पी और एन जंक्शन के बारे में, उनमें पी और एन सेमीकंडक्टर्स के बारे में ज़्यादा बेहतर दिया होगा। तो जो बच्चे डेप्थ में भी पढ़ना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स पॉइंट की तरफ से ये भी एक सपोर्ट है कि उनको वैरायटी ऑफ बुक्स भी अवेलेबल है। ठीक, बाकी थ्योरी एक्सप्लेनेशन, डेरिवेशन स्टेप वाइज, ये सब तो टीचर की जवाबदेही है, टीचर की ड्यूटी है, वो करेगा ही करेगा, है ना। प्लस पॉइंट ये है कि फिजिक्स पॉइंट में जो बोर्ड वर्क मिलेगा बच्चों को वो बहुत शानदार मिलेगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू आंसर। हमने सब पढ़ लिया, प्रैक्टिकल अप्रोच कर लिया, 10 किताबें पढ़ ली, शॉर्ट नोट्स बना लिया, सब चीज़ कर लिया, लेकिन जब क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा तो हाउ टू आंसर। हमको डायग्राम बनाना चाहिए कि नहीं, हमको फॉर्मूला लिखना चाहिए कि नहीं, हमको डेरिवेशन कितना बड़ा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, थ्योरी पार्ट लिखना है तो कैसे लिखें। इन सब के लिए भी समय समय पे बच्चों को टिप्स मिलेगा। साथ ही साथ जो टेस्ट होंगे उनके बेसिस पे उनको 1-to-1 काउंसलिंग करके असिस्टेंस भी दिया जाएगा कि अब क्या इंप्रूव करना है। ठीक है। और मैंने शुरुआत में जिक्र किया था कि PYQs पे जो है वो तैयारी करनी है, उनको भी समझना है। तो जब चैप्टर्स एंड होंगे तो कुछ चीज़ें चैप्टर के साथ भी, कुछ चीज़ें चैप्टर के बाद भी, जो PYQs के कलेक्शंस हैं उनमें से बच्चों के सामने सवालों को रखा जाएगा, उनके जवाब उनसे डिस्कस किए जाएंगे ताकि उनकी सोच, उनकी समझ कंसेप्ट को लेके मल्टी डायरेक्शन से क्लियर। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि सभी बच्चों के मन में ये डर बैठा हुआ होता है कि NCERT इज द टफेस्ट बुक। तो बॉस ऐसा नहीं है, वो टफेस्ट नहीं है, वो बहुत प्रीमियम क्वालिटी, प्रीमियम लेवल पे जाके उसका एक्सप्लेनेशन है। जो दूसरी बुक्स 2 पेज में एक्सप्लेन करती हैं, NCERT उसको 1 पैराग्राफ में एक्सप्लेन करने की कैपेसिटी रखता है। तो ज़रूरत है कि हमारे पास भी कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाए, इस तरीके से हो जाए कि हम उस 10 लाइन में एक्सप्लेन किए हुए टॉपिक को भी डेप्थ में जाकर समझ सकते। जैसे मुहावरे होते हैं, श्लोक होते हैं, है ना, कहावतें होती हैं, ये सब क्या होते हैं? 1 लाइनर 2 लाइनर्स होते हैं। तो अगर उनका मतलब हमको पता है तभी तो हम उस पर हंस सकते हैं, उस पर रो सकते हैं, उस पर गुस्सा कर सकते हैं। तो वैसी ही चीज़ें हैं NCERT बुक के साथ। तो जब हम बढ़िया से थ्योरी पढ़ लेते हैं, बढ़िया से कैलकुलेशंस कर लेते हैं, PYQs भी कर लेते हैं, फिर जब हम NCERT की बुक को देखते हैं
ताई अश्योर कि एनसीईआरटी फिर कंफर्टेबल रहेगी बच्चों। और चूंकि सीबीएसई है, एनसीईआरटी ही रिकमेंड करता है, तो लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट और डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जो 12th मूविंग हैं अभी, बहुत जल्द फिजिक्स पॉइंट पे 12th की बैचेस चालू होंगी। पहली बैच का एक्सपेक्टेड डेट है 3rd मार्च सुबह 7 बजे से, और दूसरा सुबह 9 बजे से, है ना। तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के साथ में स्टूडेंट्स को जो है वो मिलेगा मेरी तरफ से पर्सनली बेसिक कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए, बेसिक कैलकुलेशंस को रिवाइज करने के लिए स्पेशल बुकलेट जो 100% मैंने ही तैयार किया हुआ है, मेरे हैंड रिटन मेरी राइटिंग में मिलेगा। ठीक है, उसमें मैंने हर उस सेगमेंट पर ध्यान दिया है जो 12th की फिजिक्स को समझने में हेल्प करेगा, चाहे वो वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जैसे बड़े कैलकुलेशंस हो, चाहे वो स्क्वायर रूट और 7 4 28 होता है ऐसे छोटे कैलकुलेशंस हो। मैंने हर चीज़ पे उस पर काम किया है, जिससे बच्चों को भी नो डाउट हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो बच्चा लोग, यू आर मोस्ट वेलकम टू माई इंस्टीट्यूट फिजिक्स पॉइंट। 12th बैचेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd मार्च। टाइमिंग इज 7 AM and 9 AM।